Hello friends, once again I Ashutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the bioavailability. जैसा कि आप देख रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी. और बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी. जब तो हमारी बॉडी में अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंट होना, यानी हमारी बॉडी में कितनी ड्रग प्रेजेंट है एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, इसी को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी. और बायोअवेलेबिलिटी की जो डिफिनीशन होती है, बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म. जब हमने डोजेस फॉर्म से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद किस रेट से कितना एक्सटेंट ऑफ यानी कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी. जब हम एब्जॉर्प्शन के रेट एंड एक्सटेंट की स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. और एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको पता होगा कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंचने तक की प्रोसेस को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन. और यही किस रेट से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच रही है, इसी को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी किस हमारी ज़रूरी होती है. बायोअवेलेबिलिटी अगर हमें पता है, यानी कितना बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है ड्रग की थेरापेटिक इफिकेसी से. यानी हायर द बायोअवेलेबिलिटी हायर द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग. यानी किसी भी ड्रग का जो थेरापेटिक इफेक्टिवनेस होता है वो डिपेंड करता है कि कितना हमारी अमाउंट ऑफ ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, उतना ज़्यादा उसका थेरापेटिक इफेक्टिवनेस आएगा. तो वो ड्रग हमारी साइट ऑफ एक्शन पे कब पहुंचेगी, जब वो ब्लड में यानी एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होगा. ठीक, क्योंकि आपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है. एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. एब्जॉर्प्शन में ड्रग हमारी क्या होती है, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक पहुंचती है. देन ब्लड से वो उसका मूवमेंट होता है और वो पहुंचती है फिर रिसेप्टर्स पे यानी साइट ऑफ एक्शंस पे, जहाँ पे वो एक्शन प्रोड्यूस करती. तो जितना ज़्यादा ड्रग हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगी, उतनी ज़्यादा ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और उतना ही इंटेंस एक्शन आएगा. तो किसी भी ड्रग की थेरापेटिक इफिकेसी को पता करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, या बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ये किसी भी ड्रग का के एब्जॉर्प्शन का रेट एंड एक्सटेंट की स्टडी करना है, इसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. हम नेक्स्ट देखते हैं कि इफ द साइज ऑफ द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड इज सेम, देन बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म डिपेंड्स अपॉन थ्री मेजर फैक्टर. अगर किसी भी ड्रग का साइज ऑफ डोज जो है वो सेम है, तो उस साइज ऑफ डोज सेम होने पे अगर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो में डिफरेंस आ रहा है, तो वो तीन मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल फैक्टर, सेकेंड वन इज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर एंड थर्ड वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फार्मास्यूटिकल फैक्टर मीन्स कि उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन, किस मेथड से ड्रग को फॉर्मुलेट किया है. देन सेकेंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. पेशेंट रिलेटेड फैक्टर का मतलब ये है कि हमारा किस तरीके का पेशेंट है. अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसमें डोजेस के जो भी अगर सिमिलर डोज ले रहे हैं, मीन्स अगर किसी एक पीडियाट्रिक में हम कोई डोज दे रहे हैं, 250 mg दे रहे हैं पीडियाट्रिक में और 250 mg दे रहे हैं एडल्ट में, तो दोनों की जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी. तो और पेशेंट की पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसकी डिजीज स्टेट से का भी इफेक्ट पड़ सकता है बायोअवेलेबिलिटी पे. एंड देन नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है बायोअवेलेबिलिटी पे. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हम इन्फ्लुएंस देखते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं कि किस मीन्स किस ऑर्डर से ड्रग हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है. तो सबसे जो ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी होती है वो अगर हम पेरेंट्रल रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो 100% होगी. क्यों? क्योंकि पेरेंट्रल रूट में ड्रग हमारी जो होती है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड में पहुंचती है. तो यहाँ से ये पूरी 100% ऑफ ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो पेरेंट्रल की होती है. देन सेकेंड मोस्ट बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो ओरल
एंड थर्ड वन इज रेक्टल। एंड सबसे कम जो बायोबिलिटी होती है वो टॉपिकल में। टॉपिकल में हम क्या करते हैं, ड्रग को हम जो भी डोज फॉर्म है उसका स्किन पे एप्लीकेशन करते हैं, तो इस टॉपिकल एप्लीकेशन करने में कई बार ड्रग का लॉस हो जाता है, कुछ ड्रग का लॉस हो जाता है, देन स्वीटनिंग की वजह से ड्रग कुछ लॉस हो जाती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है जिनकी वजह से कुछ ड्रग लॉस हो जाती है। तो यहाँ टॉपिकल रूट पे सबसे कम बायोबिलिटी आती है। मैक्सिमम बायोबिलिटी हमारी होती है पेरेंट्रल, देन ओरल, देन रेक्टल एंड देन टॉपिकल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायो अवेलेबल डोज किसे कहते हैं। तो जो द डोज अवेलेबल टू द पेशेंट कॉल्ड एज द बायो अवेलेबल डोज, मीन्स पेशेंट को यानी हमारी बॉडी में जितना ड्रग प्रेजेंट है उसे ही कहा जाता है बायो अवेलेबल डोज, यानी जो अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में पहुंच रही है उसी को कहते हैं बायो अवेलेबल डोज। और ये जो बायो अवेलेबल डोज होती है ये एडमिनिस्टर्ड डोज से कम होती है। इसका मान लीजिए अगर हमने किसी ड्रग का 250 mg एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मान लीजिए आपने उसका ओरल इंटेक किया, तो ओरल रूट से ड्रग होते हुए जीआईटी से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, फिर इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे कई बार हमारे जीआई ट्रैक्स में हमने फूड इंटेक किया हुआ है तो कुछ फूड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे उनका क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, इंट्रैक्शन हो जाने से कुछ ड्रग का लॉस हो जाता है। और वेरियस रूट से होते हुए ड्रग आती है तो यहाँ इन रूट्स के पैसेज में भी कुछ ड्रग का लॉस हो जाता है और कुछ ड्रग चली जाती है हमारे लीवर में जिसका क्या हो जाता है मेटाबोलाइट फॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी ड्रग का लॉस हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने 250 mg ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया तो और हमारे ब्लड में जो पहुंच रही है वो 200 mg पहुंच रही, तो जो बायो अवेलेबल डोज होगी वो हमारी क्या होगी 200 mg होगी। क्यों? क्योंकि जो बायो अवेलेबल डोज है वही जाके फर्दर एक्शन प्रोड्यूस करेगी। आपने 250 mg लिया उसका कोई मतलब नहीं है, उसका थेरेपेटिक एफिकेसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो थेरापेटिक इफिकेसी हम कैलकुलेट करेंगे वो किससे कैलकुलेट करेंगे, बायो अवेलेबल डोज से। अब जो ये टर्म बायो अवेलेबल फ्रैक्शन होता है ये डिनोट किया जाता है एफ के द्वारा, और बायो अवेलेबल फ्रैक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ बायो अवेलेबल डोज इज इक्वल टू बायो अवेलेबल डोज अपॉन एडमिनिस्टर्ड डोज। इस फॉर्मूले से हम फ्रैक्शन ऑफ बायो अवेलेबल डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज, मीन्स बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की स्टडी करने का क्या मोटिव है, क्या उसके फायदे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से किसी भी नए ड्रग मॉलिक्यूल का डोजेस फॉर्मुलेट करने में उसके डेवलपमेंट में हेल्प मिल सकती है। देन सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग। अगर किसी एग्जिस्टिंग ड्रग का हम कोई नया फॉर्मुलेशन या उसे किसी नए डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे भी हमें हेल्प मिल सकती है बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ की। देन कंपैरिजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट डोजेस फॉर्म, अलग अलग डोजेस फॉर्म्स की हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीपिएंट, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड पॉसिबल इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग। ड्रग का एक्सीपिएंट के साथ कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं हम बायोअवेलेबिलिटी से। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स का बायोअवेलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उस पर मतलब बायोअवेलेबल डोज पे बायोअवेलेबिलिटी पे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी भी स्टडी उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम मॉड्यूलेट करके उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने डोजेस फॉर्म को और बेटर बना सकते हैं जिसकी उसकी मैक्सिमम थेरापेटिक इफिकेसी आए। और अगर ड्रग प्रोडक्ट का कोई अदर जो हम डोजेस फॉर्म जिस ड्रग प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका अगर किसी अदर ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो अवेलेबिलिटी स्टडी। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई नए ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करने के लिए बायोअवेलेबिलिटी आपको हेल्पफुल हो सकती है, किसी एग्जिस्टिंग ड्रग का नया फॉर्मुलेशन डेवलप करने के लिए, देन डोजेस फॉर्म की अवेलेबिलिटी की कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए, एंड उस इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीपिएंट, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर और किसी अदर ड्रग का इंट्रैक्शन को भी फाइंड आउट करने में बायोअवेलेबिलिटी हमारी हेल्पफुल
हो सकती है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोबिलिटी। हमारी बायोबिलिटी जो होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोबिलिटी और रिलेटिव बायोबिलिटी में ये डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट में हम जो भी टेस्ट डोजेस फॉर्म लेते हैं, जो भी टेस्ट जिस भी हमें डोजेस फॉर्म का टेस्ट करना है, फाइंड आउट करना है उसकी बायोबिलिटी, तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं उसी ड्रग के आईवी डोजेस से। इसकी when the systemic availability of a drug administered orally is determined in comparison to its IV administration, means किसी ड्रग का हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया, ओरल डोजेस फॉर्म के किसी भी ड्रग का हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया, ओरल रूट से किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया और उसकी हमें बायोबिलिटी पता करनी है, उसको हम आईवी से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। और रिलेटिव बायोबिलिटी के केस में क्या करते हैं हम, व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ एन ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग। मीन्स किसी भी ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेट ड्रग का हमें बायोबिलिटी पता करनी है या उसकी बायोबिलिटी को कंपेयर जब हम उसी के अदर ओरल स्टैंडर्ड डोजेस फॉर्म से, मीन्स कि मान लीजिए आपने किसी ड्रग का सस्पेंशन किसी भी ड्रग का अपने सस्पेंशन को इंटेक किया है और उस सस्पेंशन को हम कंपेयर करते हैं इमल्सन से, सोल्यूशन से या सिरप से, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव बायोबिलिटी। बट जब ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग को हम आईवी से कंपेयर करते हैं उसे कहेंगे एब्सोल्यूट बायोबिलिटी। बट ओरल एडमिनिस्ट्रेड ड्रग को उसके सिमिलर ओरल स्टैंडर्ड ड्रग से ही कंपेयर करेंगे तो उसे कहते हैं रिलेटिव बायोबिलिटी। और जो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी होती है इसे डिनोट करते हैं एफ से और रिलेटिव बायोबिलिटी को हम डिनोट करेंगे एफ आर से। और एब्सोल्यूट बायोबिलिटी और रिलेटिव बायोबिलिटी ये दोनों ही डिटरमाइन की जाती हैं किसमें, परसेंटेज में। तो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी का फार्मूला है आपका एफ इज इक्वल टू ए यू सी, मीन्स एरिया अंडर कर्व ओरल एंड डोज आई वी डिवाइडेड बाई ए यू सी आई वी एंड डोज ओरल। और रिलेटिव बायोबिलिटी का जो फार्मूला है एरिया अंडर कर्व टेस्ट डोज स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कर्व स्टैंडर्ड एंड डोज टेस्ट। यानी जिस भी जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी डोज को किसी भी जो डोज है या किसी भी डोज फॉर्म को स्टैंडर्ड मान सकते हैं हमने अगर उसका एब्सोल्यूट बायोबिलिटी किया है। यानी आईवी मेन स्टैंडर्ड जो अगर किसी भी डोजेस फॉर्म की स्टैंडर्ड हम ये कहना चाहें कि इस डोजेस फॉर्म या इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग को हमने जब एडमिनिस्टर किया उसकी स्टैंडर्ड बायोबिलिटी किसकी होगी, तो वो सब मेन होगी आईवी की। क्यों? क्योंकि आईवी में 100% होती। तो हमने अगर किसी ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग का आईवी से कंपैरिजन किया तो उसको हम मान सकते हैं उसका जो हमने जो कंपेरेटिव जिस भी ड्रग का ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग का हमने आईवी से कंपैरिजन किया उसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं। फिर फर्दर उसको हम अदर ओरल स्टैंडर्ड ड्रग से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो एब्सोल्यूट बायोबिलिटी वाला होगा उसको स्टैंडर्ड मान के फर्दर फिर टेस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट बायोबिलिटी और रिलेटिव बायोबिलिटी में। एब्सोल्यूट में जो ओरल एडमिनिस्टर्ड ड्रग है या अदर रूट से एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसको कंपैरिजन करते हैं हम आईवी के साथ और रिलेटिव में उसी के सिमिलर स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। तो गाइज ये था बायोबिलिटी के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो बायोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।